हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चे, जितनी भी क्लासेस मैं आपको कराऊं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं, प्रॉपर डे टू डे वर्कशीट के साथ उसे करते रहो और बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ें। रोज का टारगेट आपका रोज ही खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट डे अगर आप अपने टारगेट को ले जाते हो तो कहीं ना कहीं आप ये सोचना कि आप वैकेंसी में अपना एक स्थान लेने की दौड़ में पीछे खिसक रहे हो, अगर आप अपना रोज का टारगेट खत्म नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो चलिए, राम राम सभी को, गुड इवनिंग भाई। तो आज हम लोगों की सेवन्थ क्लास, 7वीं क्लास है परसेंटेज की। बड़ा चैप्टर है और नंबर ऑफ टाइप्स इस चैप्टर में ज़्यादा है, लेकिन मज़ेदार टाइप है। मज़ा आएगा अगर आप बहुत इंटरेस्ट के साथ ही क्लास ले रहे होगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा यहाँ पर आ रहा होगा। तो कल एक होमवर्क सवाल मैंने आपको दिया था। ये सवाल था शायद, एक बार पढ़ेंगे इसे, क्या है सवाल में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल के होमवर्क का क्वेश्चन 16,100। चलो देखते हैं। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण यानी कि पास हुए और 2093 फेल हो गए, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या बताओ, क्या होगा? बच्चे, ऐसा सवाल अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, एसएससी जीडी का, आप लोगों ने सुना होगा। एसएससी जीडी में ऐसा सवाल बना है। यस, आसान क्वेश्चन है, हालांकि कुछ है नहीं सवाल में। आप देखेंगे कि अगर 87% पास हुए, बच्चे आप मुझे बताओ, अगर 87% लोग पास हुए हैं तो 100 में से घटाएंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 13% लोग फेल हुए होंगे? भाई, अगर सवाल में बोला 87% पास हैं तो 13% फेल हुए होंगे, और सवाल ने बोला है कि 2093 फेल हुए हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 13% की जो वैल्यू है वो 2093 होगी? 1% का मान कितना होगा? 2093 बटे 13। तो 13 एकम 13, 7, 13 पंजे 65, या 13 छिंग 78, और 13 एकम 13। 1% का मान 161। हमसे पूछा गया छात्रों की कुल संख्या, वो तो 100% होते हैं, तो वो होगा 161 गुणा 100, यानी कि 16,100। और आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से कर भी लिया होगा। ओके, तो चलिए, ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था भाई। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और इसी का ही मैं थोड़ा सा एक अच्छा फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको देता हूं। ये रहा सवाल। भाई, आप मुझे एक बात बताओ। आप अभी ये सवाल आप पढ़ सकते हो, फिर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक जनरल पॉइंट होता क्या है। आप एग्जाम देते हो, या फिर कोई बच्चा एग्जाम देता है, मान लो उस बच्चे के 40 नंबर आए और वो 5 नंबर से फेल हो गया, 5 नंबर से फेल हो गया, तो आप मुझे बताओ कितने नंबर उसे और मिलने चाहिए कि वो जस्ट पास हो जाए? भाई, उसके 40 नंबर आए और वो 5 नंबर से फेल हो गया, तो कितने नंबर उसे और दिए जाने चाहिए कि वो पास हो जाए, जस्ट पास? तो आप कहेंगे सर 5 नंबर और दिलवा दो, 45 पे जस्ट पास हो जाएगा। उसे कौन सा टॉप करना है? पास का मतलब पास होता है। 45 वाला भी पास है, 100 वाला भी पास है। वो बात अलग है कि वो 100 वाला टॉप कर रहा है, हमें जस्ट पास करना है ना? तो ये वही कह रहे हैं कि एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। एक तो यहां तो उसने परसेंट में अंक बताए हैं कि 31% लिए और 16 अंकों से फेल हो गई। सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण होने वाले अंकों से 56 अंक ज्यादा ले जाती है, 56 अंक। तो कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे, एक बात बताओ, अनीता ने कितने परसेंट अंक लिए हैं? आप कहेंगे सर अनीता ने लिए हैं 31% अंक। अनीता ने कितने अंक? 31% अनीता को मिल गए हैं, और अनीता 16 अंकों से फेल हो गई।
अगर अनीता को मुझे जस्ट पास कराना हो तो क्या मैं उसे 16 अंक और दिलवा दूं? भाई 31% अंक अनीता के पास हैं, लेकिन वो फेल है अभी 16 नंबर से। अगर मैं अनीता को 16 नंबर और दिलवा दूं तो क्या अनीता जस्ट पास हो जाएगी? तो ये उसके उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, जस्ट पास वाले नंबर। 31 में 16 मत जोड़ देना, गलत। 31 तो परसेंट में है, ये 16 अंक दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़ना नहीं है। 31% तो अनीता के पास अंक हैं और वो 16 अंकों से फेल हो गई। तो अगर मैं 16 अंक कहीं से उसे दिलवा दूं तो जस्ट वो पास हो जाएगी। ओके। फिर उसने कहा सुनीता 40 अंक लेकर आई और पास वाले अंकों से 56 अंक ज्यादा है सुनीता। भाई सुनीता पढ़ने में तेज है कि सुनीता के 40% अंक आए और वो 56 अंक ज्यादा ले आई। अगर मैं इसमें से 56 अंक माइनस कर दूं, भाई आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये एग्जाम देते हो उसमें 30 नंबर पासिंग मार्क्स है। आपने पढ़ा होगा कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में कि 30 नंबर पे पास होना है। अगर आप 50 नंबर आपके आते हैं तो आपके मैं कितने नंबर काट लूं कि आप जस्ट पास रहो? मैक्सिमम कितने नंबर मैं आपके काट सकता हूं? आप कहेंगे सर हमारे नंबर 50 हैं और 30 पे पास है। अगर आप हमारे 20 नंबर और काट भी लोगे तब भी जस्ट पास हो जाएंगे हम। तो यहां वही है कि सुनीता के 40% अंक हैं और वो पास होने वाले अंक से 56 अंक ज्यादा लेकर आई है। अगर मैं 56 अंक उसके माइनस भी कर दूं तब भी सुनीता जस्ट पास रहेगी। तो ये भी जस्ट पास है और ये भी जस्ट पास है, दोनों को इक्वल कर दो और 1% का मान निकालो। भाई ये 31 उधर जाएगा, 40 में से घटेगा तो 9%, और ये 56 इधर आएगा तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, 72 इधर आकर जुड़ जाएगा ना। तो 1% कितना होगा? आप कहेंगे 72/9, तो 9 8 72। 1% का मान कितना? 8 अंक। अगर सवाल देखो, ये सवाल कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखना, कभी कभी पूछेगा कि कुल अंक कितने हैं, टोटल नंबर कितने, कुल अंक। यहां कुल अंक नहीं पूछा। अगर आपसे कहेगा कुल अंक कितने हैं तो वहां आपको 100% का मान निकालना होता है। अगर कहे कुल अंक, अगर कहे कुल अंक तो वहां 100% का मान निकालना होता है, तो 8 गुणा 100। अगर कुल अंक कहेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 800। कई सारे सवालों में ऐसा पूछता है, लेकिन यहां उसने कुल अंक नहीं पूछे। यहां उसने कहा कि उत्तीर्ण होने के लिए उसके न्यूनतम अंक कितने हैं। तो हमें यहां 100% की जरूरत नहीं है बच्चे, ये मैं रफ कर रहा हूं, है ना। यहां मैं जस्ट आपको बताने के लिए मैंने कहा था कि 100% निकाल लेना अगर वो कुल अंक कहेगा। यहां उसने कहा कि उसे पास होने के लिए अंक कितने चाहिए। तो आपको क्या करना है भाई, ये भी तो पास वाले अंक हैं, पास वाले अंक हैं, और ये भी पास वाले अंक हैं, दोनों को तभी तो मैंने बराबर किया। तो अगर मुझे पता करना है कि पास होने के लिए अंक कितने चाहिए तो मैं इस 31% की वैल्यू निकालूंगा। 31% की वैल्यू कितनी आएगी? 8 गुणा 31। 8 एकम 8, 8 तिया 24। और अगर मुझे पास अंक चाहिए, पास अंक कितने होंगे, तो मैं 248, जो 31% का मान है 248, उसमें कितना जोड़ दूंगा, ये 16, तो ये आ जाएगा 264। यानी कि पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए? 264। ये जस्ट आपका आंसर होगा। लेकिन इसे आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हो, हालांकि ये भी अच्छा शॉर्ट तरीका है, वो भी एक शॉर्ट तरीका है। क्या है, मैं जस्ट आपको बता देता हूं। आपके पास जब भी ऐसा सवाल आए, आपके पास बच्चे जब भी ऐसा सवाल आए कि भैया इतने % अंक लेकर आया और इतने अंक से फेल हो गया, उतने अंक लेकर आया उतने से फेल हो गया, है ना, तो आपने करना क्या है, एक तरफ तो परसेंट लिखना है 31%, और 31% अंक लाकर 16 से फेल हो गया, एक तरफ अंक लिखने हैं, एक तरफ परसेंट एक तरफ अंक। फिर नीचे 40%, और अंक कितने हैं, अंक है 56। बस यही करना है, एक तरफ परसेंट और एक तरफ कितने अंकों से फेल या पास, जो भी वो कहेगा। अब क्या करना है आगे, मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको। एक तरफ परसेंट और एक तरफ अंक। यहां 16 अंकों से फेल हो गया, यहां 56 अंक ज्यादा लेकर आया है।
तो क्या करना है बच्चे, इनका तो अंतर ले लो, इनका तो अंतर ले लो, ये सेकंड मेथड में बता रहा हूं, इनका अंतर ले लो और इनका योग, बस, और दोनों को बराबर कर दो। परसेंट का तो अंतर और इनका योग। अच्छा ऑप्शन ये दोनों सेम है, कोई बात नहीं बच्चे, इसके ठीक कर लो, एक ऑप्शन अलग कर लेते हैं, 274 कर लेते हैं। तो जब मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो 40 में से 31 माइनस करूंगा बच्चे, 40 में से 31 कितना आएगा, 9%। 40 में से 31 जाएगा 9%, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, और 9% की वैल्यू को 72 कर दूंगा। यही तो मैंने पिछले सवाल में, पिछले मेथड में किया। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए आसान बना दिया कि परसेंट का तो डिफरेंस ले लो 9%, और ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी, क्वेश्चन से भी कर सकते हो, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आए तो परसेंट का डिफरेंस 9% बराबर अंकों को जोड़कर, आपको ये वाला स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आप ये लिखोगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना। तो 1% का मान कितना होगा, 72/9, तो 9×8 = 1% का अंक है, 1% का मतलब है 8 अंक, तो 31% का मतलब कितना है, 31% का मतलब कितना है, 31 × 8, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। 31% का मतलब है 248। अगर मैं 248 अंक 31% की जगह लिखता हूं और उसमें 16 अंक और जोड़ देता हूं, तो भैया वो जो अनीता है ना वो पास हो जाएगी, अनीता जो है वो पास हो जाएगी, क्योंकि 31% की वैल्यू 248 और उसमें 16 अंक जोड़ दो, आप कहेंगे सर 264, और अनीता पास हो जाएगी। हो गया सवाल। हाँ उसी का ही मॉडिफाइड है, बात वही है। चलो, हाँ अगर दोनों में फेल हो कि अनीता भी फेल और सुनीता भी फेल, तो फिर इनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं। अगर, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आज तक बना नहीं है, वो एक को फेल करता है और एक को पास करता है। अगर डिफरेंस अगर ऐसा आए कि भैया यहां तो वो फेल हो गई, यहां वो पास हो गई, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर ऐसा हुआ कि यहां भी फेल और यहां भी फेल, सुनीता भी फेल, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं हम। ये सवाल करिए जरा, करेंगे बच्चे इस सवाल को, बताइए भाई उत्तर। करिए, वेरी गुड। हाँ ऐसे भी कर सकते हो आप, 31% की जगह 40% का मान निकाल लो, उसमें से 56 घटाना पड़ेगा, फिर तब भी आपका आंसर यही आएगा। आप 40% का मान निकाल लो, उसमें से 56 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो 56% ज्यादा लेकर आई है पासिंग अंक से सुनीता, तो उसके अंक घटाने पड़ेंगे जस्ट पास करने के लिए। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ से आप कर सकते हो, दोनों पास हो तब भी डिफरेंस लेना है। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को उत्तीर्ण अंक से आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक ज्यादा मिले। संदीप को ज्यादा अंक मिले और गीता फेल हो गई। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिलेंगे। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो। आप एक तरफ परसेंट लिखो, भाई गीता के अंक कितने हैं, 30% मिले हैं, और गीता फेल कितने अंकों से हो गई है, 50 अंकों से फेल हो गई है, 50 अंकों से फेल हो गई है। और संदीप को कितने अंक मिले हैं, 45%, और संदीप कितने अंक ज्यादा ले आया है भैया, वो 25 अंक ज्यादा ले आया है पास वाले अंक से। तो क्या करना है, इधर तो डिफरेंस लेना है, इधर तो अंतर लेना है, और इधर इन दोनों का योग, क्योंकि फेल और ज्यादा है। एक तो 50 अंक कम लेकर आया पास वाले अंक से, और एक 25 अंक ज्यादा ले आया। आपने क्या करना है, दोनों का योग करना है। 45 में से 30 गया, 15%,
और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75। तो 1% का मान कितना आया? 75/15, ये आ जाएगा 5। हमें क्या करना है? हमें बताना है कि 64% अंक प्राप्त करने वाला विमल कोई तीसरा बंदा है, गीता और संदीप के अलावा कोई तीसरा बंदा है विमल, और उसको मिलते हैं 64%। सवाल ने कहा 64% अंक विमल को मिलते हैं, तो उसके अंक कितने हैं? भैया 1% का मान कितना है? 5 अंक। हमें जरा बताना विमल को कितने परसेंट अंक मिले हैं? आप कहेंगे सर विमल को मिले हैं 64%। तो 64% का मान कितना होगा? 64 गुणा 5, तो 5 चौके 20, 5 छंग 30 और 2 32। आप कहेंगे 320। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा मैं अलग टाइप का सवाल आपको कराता हूं। जैसे ये सवाल देखिए, हालांकि इसी टाइप का ही है, टाइप मतलब इसी टाइप में है, लेकिन सवाल करने का तरीका अलग है। आप इसे अलग टाइप में भी रख सकते हो। ये 2 क्वेश्चन है, फिर इन्हें करने के बाद में अपने नेक्स्ट टाइप 11th टाइप की तरफ आपको मैं लेकर चलूंगा। चलिए सवाल को देखेंगे भाई। चलिए भाई, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं, ओके, और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। आप मुझे एक बात बताओ, आप किसी क्लास में हो, अगर आपकी क्लास में 45% लड़के हैं, अगर आपकी क्लास में 45% लड़के हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? बताओ मुझे जल्दी से, क्या जवाब होगा? अगर 45% लड़के हैं, भाई उसने बोला ना कि दो दो ग्रुप है, एक बॉयज का लड़के और एक गर्ल्स का लड़कियां। सवाल ने कहा कि भैया किसी कक्षा में, किसी परीक्षा में 45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अगर 45% लड़के हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं संख्या के बारे में, संख्या का मैं रेशियो निकालूंगा। मैंने यहां पर लिखा कि 45% अगर लड़के हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं लड़कियां कितने परसेंट होंगी। तो 100 में से 45 को माइनस कर दो, है ना भाई? 100 में से 45 माइनस कर दो, लड़कियां इतने परसेंट होंगी, है ना? तो ये आ गया 45 और ये आ गया 55। या फिर आप सीधा यहीं पर 55 लिख सकते हो, ज्यादा एक स्टेप क्यों बढ़ाना, यहीं पर इसको 55 लिख दो कि अगर 45% लड़के हैं तो 55% लड़कियां। इन दोनों का रेशियो ले लो, परसेंट से परसेंट उड़ गया, 5 नाम 45 और 5 से जाएगा 11 बार, तो यहां पर संख्या का रेशियो आ गया 9:11। ये संख्या का रेशियो है, संख्या का रेशियो है। अभी उसने आगे कुछ बोला, उसने कहा कि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई हैं। 60% तो लड़के पास हुए हैं और 70% लड़कियां पास हुई हैं। तो कह रहा है अनुत्तीर्ण होने वाले का परसेंट। आपसे क्या पूछा है? अनुत्तीर्ण का परसेंट। और आपको दिया क्या है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई हैं। तो आप क्या करो, आप पास का परसेंट निकाल लो कि पूरी क्लास में पास कितने परसेंट हुए हैं। वो कैसे निकालेंगे? मैं पास का परसेंट लिखता हूं। भाई लड़के कितने परसेंट पास हुए हैं? उसने कहा 60% लड़के पास हुए हैं, तो यहां 60% लिखो। उसने कहा 70% लड़कियां पास हुई, तो यहां 70% लिखो। जो उसने दिया है मैंने जस्ट वही लिखा। उसने कहा 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई,
मैंने 60% लड़के और 70% लड़कियां लिख दी। अब मैं पता है क्या निकालने जा रहा हूं? मैं निकालने जा रहा हूं कि पूरी क्लास में ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए। मैं क्या निकालने जा रहा हूं? बोलो मेरे साथ। मैं निकालने जा रहा हूं पूरी क्लास में ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए। वो कैसे निकालेंगे बच्चे? संख्या को इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो। जो संख्या है इसको गुणा करेंगे, कितना आएगा? 900 और 9 छिक्के 54। इधर इसकी इसमें गुणा कर दो, 1100 और 11 सत्ते 77। मैंने क्या बोला? पहले तो आपने संख्या का रेशियो लिया 9-11, फिर आपको पास का परसेंट दिया गया था 60 और 70। हमें निकालना है पूरी क्लास में ओवरऑल कितने बच्चे पास हुए हैं। तो मैंने संख्या को इससे गुणा किया 540, इसको इससे गुणा किया 770 और दोनों को जोड़ दो तो यह आएगा 0, 7 और 4 11, 7 और 5 12 और 1 13। यह आ गया 1310। और अगर मुझे कुल पास परसेंट निकालना है, कुल पास परसेंट, तो पता है कितना आएगा? 1310 बटा संख्या, टोटल संख्या कितनी है? कितनी है जरा बताना? 11 और 9 20। टोटल संख्या से डिवाइड कर देंगे 11 और 9 20 से। तो 0 से 0 गया, 2 छिक्के 12, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी के 65.5% जो बच्चे हैं ना वो टोटल पास हुए हैं। हमें निकालना है फेल कितने हुए हैं। फेल पूछा है हमसे तो 100 में से घटा दो भाई, 100 में से 65.5% घटा दो आप, 65.5% घटा दो, यह आएगा 34.5%। ये आपका क्या आ गया? कुल फेल परसेंट, और यही आपसे पूछा है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट अनुत्तीर्ण का भी निकाल सकते हैं? अमीन मीना बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूं कैसे करेंगे उसे भी। चलो, हाँ ये रहा सवाल, मैं आपको दिखा देता हूं कि उस तरीके से भी कैसे करेंगे। चलिए देखो, संख्या का रेशियो तो आपको रखना ही रखना है वहां भी। मैंने अभी क्या निकाला? मैंने निकाला कुल पास परसेंट। बच्चे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, आप इनको ये मत सोचना कि सर एक लाइन में खत्म करके बताओ इनको ना। हम चैप्टर को खत्म करने, हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कगार पर खड़े हैं, तो हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप इनको उम्मीद कर रहे हो सर जैसा पहली क्लास के क्वेश्चन को आपने एक पॉइंट पे चुटकी में खत्म किया था, इनको भी करो, ऐसा नहीं होता है बच्चे। हम चैप्टर की कंप्लीट करने के गार पर हैं, तो ये अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ओके, तरीके बहुत सारे होते हैं, इसको एलिगेशन मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके भी होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है मिक्सर एलिगेशन तरीके से मैं क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि ये आपने मिक्सर एलिगेशन तरीका पढ़ा ही नहीं है अभी, तो मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। इस तरीके से मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर यहां हमसे पूछा गया है अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों का परसेंट, तो डायरेक्ट हम अनुत्तीर्ण का परसेंट निकाल सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पर जो हम अब परसेंट लेने वाला हूं ना मैं, वो फेल का लेने वाला हूं। बच्चे देखना, सामने देखो, सामने सभी लोग, आपको दिया गया है कि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं फेल कितना परसेंट हुआ। सुनना मेरी बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं फेल कितना परसेंट हुआ। अगर 60% लड़के पास हुए हैं, सुनना मेरी बात और बताना मुझे, अगर 60% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? भाई आप खुद बताओ। अगर अगर 60% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने परसेंट हुए होंगे? आप कहेंगे सर 100 में से घटा दो, सर 40% लड़के फेल हुए होंगे। अगर 70% लड़कियां पास हुई हैं, अगर 70% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? 100 में से घटा दो 30%। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं कि पूरी क्लास में ओवरऑल कितने बच्चे फेल हुए हैं, जो मुझसे पूछा है। मैं डायरेक्ट वही निकाल रहा हूं। मैं क्या करूंगा? इनकी इसमें गुणा करूंगा, कितना आएगा? 4 नाम 36 360। इसकी गुणा इसमें करूंगा, 11 तिया 33 330, और मैं दोनों को जोड़ दूंगा। यह आएगा 0, 6 और 3 9, 3 और 3 6। और मैं क्या कर रहा हूं अब? कुल फेल परसेंट। कुल फेल परसेंट वो कितना आएगा? 690 बटे, और टोटल कितना है? 11 और 9 20।
इससे डिवाइड कर दूंगा, 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, आ गया आपका डायरेक्ट आंसर 34.5 बच्चे जो हैं वो कुल फेल हो जाएंगे। पहले मैंने क्या किया, मैंने पास निकाला, उसे 100 में से घटा दिया, तो फिर आपका फेल आ गया। जैसे पिछला जो टाइप था ये वाला, पास निकाला, उसमें 100 में से घटा दिया, फेल आ गया। ये आपका हमने डायरेक्ट फेल निकाल दिया। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बता दो इसका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो मैं अब आपको करा रहा हूं। बताओ क्या इस सवाल का जवाब होगा। किसी कॉलेज में 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं, यानी कि बॉयज हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। कुल संख्या से मतलब नहीं है हमें, अभी आपको पता चलेगा क्यों। उसने कहा 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण यानी कि पास हुए। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट देखो, ये परसेंट जो दिया है 75 और 85, ये उत्तीर्ण यानी कि पास होने वालों का ही दिया है। और आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ भी यही रहा है कि कुल कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, परसेंट में। तो हमसे जब चीजें परसेंट में पूछ रहा है तो हमें फिर जरूरत नहीं है कि कुल संख्या 2800 है कितनी है, कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात जानते हैं, सवाल के फिर से पढ़ो सवाल को। उसने कहा किसी कॉलेज में 35% तो छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, और शेष क्या है, छात्र हैं, शेष बॉयज हैं। पिछले सवाल की तरह दोनों का रेशियो बना लो। पिछले सवाल की तरह बच्चे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जल्दी से मुझे बनाकर बताओ कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। भैया अब उसने कहा 35% तो लड़कियां हैं, तो बचा कितना, 100 में से जरा 35 घटाना। आप कहेंगे सर 65% लड़के होंगे। दोनों का रेशियो बना लो, परसेंट से परसेंट गया, 5 सत्ते 35 और 5 से कटेगा 13 बार। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 13:7। ये संख्या का रेशियो आ गया। वेरी गुड। ये किसका रेशियो आ गया, संख्या का। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 75% छात्र और 85% छात्राएं परीक्षा में पास हुई हैं, उत्तीर्ण। तो मैं पास का परसेंट लेने वाला हूं। 75% तो छात्र और 85% छात्राएं पास हुई हैं। अब मैं क्या निकालने वाला हूं कि पूरी क्लास में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, वही उसने पूछा है। कुल विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, तो वही तरीका, इनको गुणा करेंगे आपस में। 13 पंजे 65, हासिल का 6, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97। इनकी गुणा आपस में करेंगे, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 59, और इन दोनों को जोड़ लेंगे। 5 और 5 10, 9 और 7 16, 16 और 1 17, और 9 और 5 14, 14 और 1 15। सॉरी, हाँ सही तो है, 9 और 7 16, 16 और 1 17, हासिल का 1, 5 9 और 5 14, 14 और 1 15। वेरी गुड। और हमें क्या निकालना है, कुल पास परसेंट। कुल पास परसेंट वो कैसे निकालेंगे, 1570 बटा, दोनों को जोड़ लेंगे, 13 और 7 कितना, 20, 20 से डिवाइड कर देंगे। ये जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 78.5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये अच्छे क्वेश्चन थे दो। अब मैं आपको बच्चे अगले टाइप की तरफ लेकर चलता हूं, टाइप नंबर 11। और ये जो टाइप नंबर 11 है ना, ये आबादी संबंधित प्रश्न होंगे। आबादी, आबादी संबंधित प्रश्न, आबादी संबंधित प्रश्न, यानी कि पॉपुलेशन रिलेटेड। कोई बताएगा मुझे कितनी पॉपुलेशन हो गई इंडिया की। आप लोग तैयारी कर रहे हो, सब तैयारी करने वाले बच्चे हो, एग्जैक्ट डेटा बताएगा मुझे। एग्जैक्ट डेटा कोई बताओ मुझे, कितनी पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है अब अकॉर्डिंग टू। और ये भी बताओ, देखो एग्जैक्ट डेटा तो आप लोगों को पता होगा, ये मुझे कौन बताएगा कि वो जो डेटा है वो किसने दिया है। ये अगर जिसने बता दिया तो सिलेक्शन के बाद 20 रुपए मेरे से ले जाना इनाम के रूप में, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब।
एग्जैक्ट डेटा आप बता दोगे, मेरा सवाल है वो डेटा दिया किसने है। गूगल नहीं करना है, गूगल नहीं करना है। नहीं, गलत बता रहे हो। 140 करोड़ 1.43, एक कह रहा है 1.43 बिलियन। हाँ नहीं, 121 करोड़, इतना पुराना डेटा लिए बैठे हो। 135 करोड़, बहुत गलत डेटा बता रहे हो। एग्जैक्ट डेटा गलत, सभी का गलत। चलो बाद में सर्च करके मुझे कल की क्लास में बता देना। नहीं आया, किसी को भी नहीं पता। 113 करोड़, कम हो गई आबादी हमारे देश की है। एक करा 113 करोड़। एक करा नासा ने रिपोर्ट दी है। बस तुम लोग गजब हो यार। चलो आबादी संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला सवाल है ये रहा। चलो बच्चे करते हैं इस सवाल को जरा, और देखते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। बताओ भाई। सवाल है कि एक गांव की आबादी में 15% महिलाएं हैं और पुरुष 272 हैं। तो गांव की कुल आबादी, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान सवाल हो गया भैया। सवाल ने कहा 15% महिलाएं हैं और पुरुष 272 हैं। बच्चे आप मुझे बताओ, अगर फीमेल फीमेल अगर 15% है तो फिर मेल कितने होंगे? परसेंट में ही बता दो। आप कहेंगे 100 में से 15 घटा दो सर, 85% मेल हो जाएंगे। और हमें जो 272 दिया गया है, ये 85% का ही डेटा है, 272। तो 1% का मान कितना आ गया? 272/85। तो 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 छिक्के 102। तो 100% का मान कितना होगा? 100% का मान होगा 16/5 गुणा 100। तो 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार, और 16 दूनी 32। भाई 16 की 2 में गुणा करेंगे 32, और एक जीरो लास्ट में रहेगा। आप कहेंगे सर 320, 320। आसान क्वेश्चन है। यस, एक बच्चे का बढ़िया है, 140.46 फुट। देखो अब यहां आपको समझ में आ गया, सवाल आसान था, इसमें कुछ समझने का था नहीं। सवाल चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है जब सक्सेसिव जनसंख्या बढ़ती है, सक्सेसिव जनसंख्या बढ़ती है, और ऐसा सवाल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है वर्तमान, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? उसने वर्तमान दिया है और 2 साल पहले की बात कर रहा है। आप मुझे बताओ कि भैया पहले तो जनसंख्या 30% बढ़ी और फिर 15% कम हो गई। ये दोनों परसेंट, ये दोनों वर्ष के बाद जो है वो वर्तमान है। यानी कि आज अगर 2024 चल रहा है, तो ये डेटा पता है कब से कैलकुलेट किया है? 2022 से। कि 2022 में जनसंख्या 30% बढ़ी, 2023 में जनसंख्या 15% कम हो गई। तो 2023 के लास्ट में अगर जनसंख्या वर्तमान, अगर मैं 2023 के लास्ट में खड़ा हूं, वर्तमान अगर इतना है, तो 2022 में कितनी थी? ये आपसे कह रहा है। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना होता है? हमें 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 फ्रैक्शन बनाना होता है, हमें भिन्न बनाना होता है ना? तो भैया जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं ना, सबका फ्रैक्शन भिन्न बना लो। आप मुझे बताओ 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये होता है परसेंट को हटाओ बटा 100 कर दो। भाई परसेंट को हटाएंगे बटा 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 3/10। ये 30% का फ्रैक्शन है। और 15% का फ्रैक्शन कितना है? 15% का फ्रैक्शन भी परसेंट को हटाओ और बटा 100 कर दो। तो 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 3/20। अब रुक जाओ,
ऐसे सवालों में जब भी जनसंख्या वाले सवाल आए और कहे कि पहले वर्ष इतनी बढ़ी, फिर इतनी कम हो गई, फिर इतनी हुई, फिर, तो क्या करना है, पहले तो परसेंट को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना है। फिर सवाल ने कहा कि पहले वर्ष 30% जनसंख्या बढ़ी है। बच्चे, जब भी कोई जनसंख्या या कोई फ्रैक्शन या कोई परसेंट बढ़ता है तो जो जो हमारा रेशियो है वो क्या हो जाता है, 10 में 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10 से 13। भाई 10 पहले था, अगर जनसंख्या बढ़ी, अगर इंक्रीज हुई तो भैया 10 में 3 जोड़ दो, हो जाएगा 13। सेकंड परसेंटेज के बारे में बोला कि जनसंख्या 15% कम हो गई। कम होने का मतलब है कि जनसंख्या अगर 20 थी तो भैया वो 3 कम हो गई, कितनी हो गई, 17 कर दो। दूसरा रेशियो कितना हो गया, 20 से 17। यही आपने करना है जब भी जनसंख्या का क्वेश्चन आए ना, तो पहले जितने भी परसेंटेज दिए हुए हैं सबको फ्रैक्शन भिन्न में चेंज कर लो। तो आपने भिन्न में चेंज कर लिया। फिर देखो कि जनसंख्या अगर बढ़ी है, अगर इंक्रीज हुई है तो भैया 10 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, 13। अगर जनसंख्या कम हुई है तो 20 से 3 कम कर दो, 17, और इनकी आपस में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 200। और ये करेंगे भाई, इनकी गुणा इसमें करना, 17 तिया 51, हासिल के 5, 17 कम 17 और 5 22। भैया ये रेशियो हो गया 200 से 221। कितना, 200 से 221। ये डेटा अगर वर्तमान का है, ये डेटा अगर वर्तमान का है तो भैया ये डेटा 2 साल पहले का होगा, ये डेटा 2 वर्ष पहले का होगा। ये डेटा अगर वर्तमान का है, ये डेटा 2 वर्ष पहले का होगा। क्योंकि जनसंख्या 2 साल बाद बढ़ के या फिर घट के यहां तक पहुंच गई है, तो 2 साल पहले अगर इतनी थी तो जनसंख्या अब यहां पर आकर रुकी है ना। तो उसने वर्तमान का डेटा क्या दिया हुआ है, वर्तमान बोला है कि वर्तमान में भैया 11,005 जनसंख्या है। तो 221 यूनिट का मान कितना आ गया, 11,050, सॉरी। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 11,050 बटे 221। भाई देखो आप ना, पूरा 5 बार कटेगा ये, 2 पंजे 10 और 21 पंजे 105, पूरा 5 बार, और जीरो है तो 1 यूनिट का मान 50 आ गया। 1 यूनिट का मान 50, तो 200 यूनिट आपसे पूछा है 2 साल पहले जनसंख्या, तो 200 यूनिट का मान कितना होगा, 200 गुणा 50, 2 पंजे 10, और लास्ट में कितनी जीरो, 3 जीरो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, पहले आपको रेशियो बनाना है, फिर बढ़ाए तो जोड़ देना है, घटा कम करे तो घटा देना है, फिर इनकी गुणा करी 200, इनकी गुणा करी 221। अगर ये वर्तमान का डेटा है, अगर ये यूनिट वर्तमान की है तो भैया इधर वाली यूनिट 2 साल पहले की होगी, 2 साल पहले की, है ना। तो ये वर्तमान दिया हुआ है इतना, 1 यूनिट 50, तो 2 साल पहले 200 यूनिट का मान आ जाएगा 10,000, और यही मेरा आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग ट्राई करो और बताओ मुझे इस सवाल का जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे बच्चे, बताइए भाई। कैसे करेंगे सवाल को जरा बताओ। सेम क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। वर्तमान जनसंख्या अगर 1,85,220 है वर्तमान, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, 3 साल पहले कितनी रही होगी, बताइए। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। 5% का मतलब 5/100, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। सबसे पहला काम आपका यही है, सबसे पहला काम आपका यही है। उसने कहा कि भैया जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, 5% की दर से बढ़ रही है। अगर उसने वर्तमान डेटा दिया हुआ है 1,85,220, तो कह रहा 3 साल पहले
आप मुझे बताओ, आपके गांव की कोई जनसंख्या है और वो हर साल 5% बढ़ रही है। सुनना मेरी बात, अगर वर्तमान जनसंख्या जो भी आपके गांव की है, 5,000, 6,000, 10,000, जो भी आपके गांव की जनसंख्या है, अगर वो हर साल 5% बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या आपके गांव की 10,000 है, तो क्या 3 साल पहले 10,000 ही होगी, या 10,000 से कम होगी, या 10,000 से ज्यादा होगी? 3 साल पहले आप खुद सोचकर मुझे बताओ कि आज अगर आपके गांव की जनसंख्या 10,000 है और वो हर साल 5% बढ़ती है, कितनी थी ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि आज अगर 10,000 है और उसका रेट हर साल 5% बढ़ना है, तो क्या 3 साल पहले 10,000 ही जनसंख्या रही होगी, 10,000 से कम रही होगी, या 10,000 से ज्यादा रही होगी? 3 साल पहले बताओ, कम, ज्यादा, या बराबर? सवाल 2 बार मैंने बोल दिया, आपको समझ में भी आ गया। वेरी गुड। आप कह रहे हैं सर कम रही होगी, क्यों? आज अगर 10,000 है तो भैया वो 5-5% बढ़ के पहुंची है यहां तक, 5-5% वो बढ़ के पहुंची है यहां तक। 3 साल पहले वो कम रही होगी, जो कम रही होगी वही तो 5-5% बढ़ के 10,000 पहुंची है। और अगर मैं 3 साल बाद की बात करूंगा तो यही 10,000 की जनसंख्या बढ़ के कुछ और हो जाएगी, है कि नहीं? अगर मैं वर्तमान में 10,000 कहता हूं तो अगर मैं आगे की बात करता हूं तो ये 10,000 बढ़ के कुछ और पहुंच जाएगी, ज्यादा हो जाएगी 10,000 से। और अगर मैं 3 साल पहले की बात करता हूं तो ये कम रही होगी 10,000 से, वही तो बढ़ बढ़ के 10,000 पहुंची है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। सवाल है, जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है, वर्तमान अगर इतना है तो 3 साल पहले क्या थी? तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन बनाना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है यानी कि 20 से फ्रैक्शन कितना होगा? 21। और जितने वर्ष उसने बोले हैं ना बच्चा, उसने बोले हैं 3 वर्ष। कितने बोले हैं? 3 वर्ष। तो 3 बार आप 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 कर दो, 3 बार। इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो, 8,000। और 21 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे, याद रखना 9261 होता है। ये डेटा आप याद रखना, जब हम चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे वहां भी ये काम आएगा। 21 गुणा 21 गुणा 21 9261, 9261 होता है। करके देख लो, इतना ही आएगा, करने की जरूरत नहीं, आप याद रखो इसे डायरेक्ट कि 21 गुणा 21 गुणा 21 9261 होता है। अब आप देखो, अगर ये 9261 जनसंख्या वर्तमान की है, वर्तमान की है, तो भैया ये वाली जनसंख्या 3 वर्ष पहले की रही होगी, 3 वर्ष पहले की। और वो आपसे यही पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपको कैसे पता चला कि इन दोनों में वर्तमान जनसंख्या कौन सी है ना भाई? आया होगा सवाल कि सर आप कैसे इसको वर्तमान लिख रहे हो, इसको भी लिख सकते हो। उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग से क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये बात पूछी, आपके गांव वाली। आपके गांव में जनसंख्या अगर आज 10,000 है तो 3 साल पहले 10,000 से कम रही होगी, अगर वो 5% से बढ़ रही है। तो यही बात है कि जनसंख्या अगर 5% से बढ़ रही है तो 3 साल पहले वाली जनसंख्या कम रही होगी और वर्तमान की जनसंख्या ज्यादा रही होगी। तो इन दोनों में ज्यादा कौन सा है? ये ज्यादा है, तो ये वर्तमान होगा। इन दोनों में कम कौन सा है? ये कम है, तो ये 3 साल पहले रहा होगा। ऐसे ध्यान रखना है ना? और आपको वर्तमान जनसंख्या दी है तो 9261 का मान है 185,220। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 185,220 बटा 9261। अब देखो बच्चे, ये चीजें ना सीधी सीधी कटती हैं। कैसे? आप देखो, यूनिट डिजिट देख लो, 1 से 2 बार, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, पूरा 2 बार कट गया। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? 20। एक यूनिट का मान आ गया 20, पूरा 2 बार कट गया। ऐसा ऐसा एग्जाम में होता है अक्सर, ये पूरा 2 बार डेटा कटेगा। एक यूनिट का मान 20, तो 8,000 यूनिट का मान कितना होगा? 8,000 गुणा 20, 8 दूनी 16, आपका आंसर आ जाएगा 1,60,000। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वेरी गुड। एक सवाल मैं देता हूं आपको अपनी तरफ से, एक सवाल देता हूं मैं आपको अपनी तरफ से। एक मशीन की कीमत, खुद करना इसे,
एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष, एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है अगर वर्तमान कीमत 1 लाख रुपए है, तो 3 वर्ष बाद क्या कीमत हो जाएगी। अब मैं बाद की बात, अभी तक जो 2 सवाल मैंने आपको कराए हैं वो पहले के कराए हैं कि 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, ये कराए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बाद की। अब सुनना, यही आप डिसाइड करोगे। उसने कहा एक मशीन की कीमत प्रत्येक वर्ष 10% कम होती है। भाई आपने कोई मशीन ली, हर साल उसकी कीमत कम हो जाएगी। आप कोई मोबाइल फोन लेते हो, हर साल उसकी कीमत कम हो जाएगी। आज अगर आपने मोबाइल फोन लिया 50,000 का, अगले साल वो आप किसी को बेचोगे, कोई 30,000 कहेगा, कोई 35,000 कहेगा। कीमत घट रही है ना। 2 साल बाद कहोगे, कोई कहेगा 25,000 में लूंगा, कोई कहेगा 20,000 में। फिर आप 3 साल बाद कहोगे, कोई कहेगा 10,000 दूंगा भैया मैं तो इसके ना। वो घटती है कीमत। तो हर साल 10 वर्ष कम होती है। अगर उसकी वर्तमान कीमत 1 लाख रुपए है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी। आपका वही काम कि सबसे पहले इस परसेंट का हम फ्रैक्शन भिन्न बनाएंगे। तो आप जानते हैं बच्चे कि 10% का जो फ्रैक्शन टेबल में आप लोग देखो, सामने टेबल के होगा आपके, 1/10 होता है। और उसने कहा हर साल 10% कम होती है कीमत, हर साल 10% कम होती है कीमत। तो भैया पहली साल कितनी हो जाएगी, 10 में 1 घटा दो 9 हो जाएगी। और ऐसा उसने 3 साल तक करने को बोला है। तो 3 बार हम 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9 करेंगे, 10 से 9, और इनको गुणा कर दो, ये आ जाएगा 1000, और इनको गुणा कर दो, ये आ जाएगा 729। अब हमें डिसाइड करना है इनमें से वर्तमान कौन सा है और 3 साल बाद वाला कौन सा है। इसीलिए मैंने ये सवाल आपको दिया। अभी तक जो 2 सवाल मैंने आपको कराए उसमें मैं इधर वाले को वर्तमान मान रहा था और इधर वाले को 3 साल पहले की कीमत मान रहा था, या 3 साल पहले की जनसंख्या। क्या मैं इसे वर्तमान मानूंगा? अभी नहीं। हमें पूछ रहा है 3 साल बाद क्या कीमत होगी। अगर वर्तमान कीमत मशीन की कुछ भी हो और वो हर साल 10% कम हो रही है, तो 3 साल बाद वो कम होगी या ज्यादा होगी। आप अगर आज मोबाइल फोन 50,000 का लेकर आते हो और हर साल उसकी कीमत कम होती है, तो 3 साल बाद उसकी कीमत 50,000 रहेगी या 50,000 से कम हो जाएगी। सर जरूरी सी बात है, 3 साल बाद 50,000 से कम हो जाएगी। यानी कि इन दोनों में जो कम वाला रेशो है वो 3 साल बाद का है, जो ज्यादा वाला है वो वर्तमान का है। तो ये ज्यादा वाला है, ये वर्तमान हो जाएगा, और जो कम वाला है वो 3 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का हो जाएगा। तो आपको वर्तमान कीमत 1 लाख दी हुई है भैया, 1 के बाद कितनी जीरो, 5 जीरो। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, बटे 1000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, तो बच्चे 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 100। 1 यूनिट का मान 100, तो इतने का मान कितना होगा, 729 इंटू 100। आप कहेंगे 72900। तो 3 साल बाद उस मशीन की जो कीमत है वो 72,900 रुपए हो जाएगी। कितनी होगी बच्चे, 72,900 रुपए। तो ऐसे सवालों में आपको आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी वर्कशीट में भी ऐसे सवाल मैं डलवाऊंगा। वैसे आपने ये देखना है कि वर्तमान कौन सा लेना है, वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग पावर से बन जाएगा। और भी थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दूं, अगर सवाल में कहेगा, फ्यूचर की बात करेगा कि वर्तमान में अगर इतना है तो फ्यूचर 2 साल बाद, 3 साल बाद कितना होगा, तो उस केस में लेफ्ट वाला वर्तमान होता है और राइट वाला भविष्य वाला, 3 साल बाद, 4 साल बाद।
अगर पहले का पूछेगा, भूतकाल का, पास्ट का, कि वर्तमान में इतना है, 3 साल पहले कितनी रही थी, तो अगर भूतकाल का पूछेगा तो ये वाला आपका हो जाएगा वर्तमान, और इधर वाला हो जाएगा पुराना वाला, पास्ट वाला। ऐसे भी आप देख सकते हो। तो चलिए भाई, एक सवाल आपको मैं होमवर्क के लिए डाल देता हूं, और इसे आप कर लेना क्लास में, मुझे बता देना आके। कल हम इसे डिस्कस करके और कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। कल आपका जो चैप्टर है बच्चे वो कंप्लीट हो जाएगा। बचे क्या है, चुनाव वाले क्वेश्चन बचे हैं, और आपके जो बचे हैं ना वो सूखे फल गीले फल वाले, ये क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास। बस 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके मंडे से अपना नेक्स्ट चैप्टर लाभ हानि कर रहे होंगे। संडे में आपको सारा रिवीजन कर लेना है, जो भी आपकी एक आध क्लास छोटी हो, या अगर आपने सारी क्लासेस की हो तो पूरा रिवीजन कर लेना परसेंटेज का। मंडे से हम लाभ हानि करने आएंगे। तो ये कल हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। 8 क्लास, आज 7वीं है, मैंने 9 क्लास का टारगेट लिया था, 8 में कंप्लीट हो गई परसेंटेज, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कल बताएंगे, और फिर कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।